आज हम क्लास 8 चैप्टर 11 नाम है जिसका मेंसुरेशन। मेंसुरेशन को हिंदी में हम कहते हैं क्षेत्रमिति। इसकी बात करने जा रहे हैं। तो क्षेत्रमिति क्या होती है भाई? ये मेंसुरेशन या क्षेत्रमिति तुमने अपने घर में कई बार बात करते हुए सुना होगा कि वो प्लॉट इतने वर्ग गज का है, प्लॉट कितने वर्ग गज का है, उसने जो नया प्लॉट खरीदा है वो कितने वर्ग गज का है, कितने स्क्वायर मीटर का है। प्लॉट के एरिया के बारे में बात होती है, सुनी होगी। ऐसे ही जैसे सफ़ेदी करवाते हैं तो मिस्त्री कहता है भाई हम पर स्क्वायर फुट के हिसाब से टाइल लगाएंगे, स्क्वायर फुट का खर्चा किसके हिसाब से लेंगे, वो टाइल लगाने का खर्चा किस हिसाब से लेंगे, पर स्क्वायर फुट के हिसाब से। तो स्क्वायर फुट क्या होता है, वर्ग गज क्या होता है, ये बात आपने पिछली क्लासों में पढ़ी थी। क्योंकि कोई भी समतल आकृति, प्लेन फिगर, प्लेन होनी चाहिए और बंद होनी चाहिए। प्लेन यानी समतल होनी चाहिए और क्लोज्ड बंद आकृति हो उसकी। हम जैसे ये हमारे पास क्या है, ये एक वर्ग है, ये पहली आकृति हमें दिखाई दे रही है, ये क्या है, वर्ग है। तो ये वर्ग के जो अंदर का एरिया है, ये अंदर का जो है, इसको हम क्या नापेंगे, इसको हम कहेंगे कि ये इसके अंदर का क्षेत्रफल है। ये क्या है, इस स्क्वायर का एरिया है। और अगर हम इसकी बाउंड्री की लंबाई निकालें, सारी बाउंड्री की लंबाई निकालें, तो वो कहलाती है परिमाप, पेरीमीटर। तो यहाँ हम दो चीज़ों की क्षेत्रमिति में चर्चा करते हैं। एक तो क्षेत्रफल की, किसी भी बंद समतल आकृति के क्षेत्रफल की, यानी क्लोज्ड प्लेन फिगर, यानी बंद समतल आकृति, उसका एक तो हम पेरीमीटर निकालते हैं और एक निकालते हैं उसका एरिया। दो चीज़ों को लेकर चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। तो कई सारी फिगर हमारे पास हो जाती हैं। जैसे एक फिगर है ये हमारी स्क्वायर, क्या है ये, स्क्वायर। अब स्क्वायर की साइड है हमारे पास, तो अगर हम कहें कि भाई ये स्क्वायर की साइड है 4 सेंटीमीटर, कितनी है इसकी साइड, 4 सेंटीमीटर। तो अगर हम पेरीमीटर निकालें तो पेरीमीटर भाई ये 4 है तो ये भी 4 होगी, और ये भी 4 होगा, और ये भी 4 होगा, स्क्वायर है क्यों। तो इसकी जो पेरीमीटर बनी, पेरीमीटर को हम हिंदी में कह देते हैं, पेरीमीटर को हम हिंदी में कह देते हैं परिमाप, यानी वर्ग की परिमाप, यानी वर्ग की जो परिमाप बनी वो कितनी हो गई भाई, ये साइड प्लस ये साइड, 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4, 16 सेंटीमीटर। या अगर ये ए होती, अगर हम इसे जनरल कह देते ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितनी हो गई, 4a, 4a हो गई कि नहीं, वर्ग की परिमाप हमारी 4a हो गई। अब हम कहें कि भाई इसमें एरिया कितना है, इसका एरिया कितना है। अगर हम इस पर बात करें कि भाई इसका एरिया आखिर है कितना, तो 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा जो वर्ग होता है उसका एरिया हम कहते हैं 1 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा जो क्षेत्रफल बना, हम उसे कहेंगे 1 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है कि नहीं। तो अब जरा हम इसमें देखें भाई कितने बन गए, 1-1 सेंटीमीटर के वर्ग कितने बन गए। ये अगर हम बनाएं तो ये आप देख सकते हो भाई, 1 2 और ये हमने 1 बाई 1 के अगर इसमें स्क्वायर बनाए तो कितने बने, ये हमें निकालना है। बना करके निकाल देते हैं, चलो। तो गिनने पे हमारे पास आ गए भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो जो एरिया ऑफ स्क्वायर आया, यानी वर्ग का क्षेत्रफल जो आया, वो कितना आया, वर्ग का क्षेत्रफल 16 आ गया। अगर 4 थी, आप कहोगे भाई सीधे ही तो निकाल लेते, हम बनेंगे उतने। भाई हम इसमें भुजा में भुजा का गुणा कर दें, ये भी 4 सेंटीमीटर थी, ये भी 4 सेंटीमीटर थी, यानी भुजा में भुजा का गुणा कर दिया। तो यानी अगर भुजा ए है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, ए गुणा ए, यानी ए स्क्वायर हो गया। क्योंकि ये जो एरिया है 1 बाई 1 का, हम इसे क्या कहते हैं, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो इस तरह से आकृति बनी आपकी, 1 सेंटीमीटर लंबी और 1 सेंटीमीटर चौड़ी, तो इसका जो एरिया होगा
वो कहलाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है, दोनों ही ठीक है। शॉर्ट में हम ऐसे लिख देते हैं 1 SQCM, ये भी ठीक है, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी ठीक है। तो ये हो गई क्षेत्रफल की इकाई। पेरीमीटर की इकाई क्या होती है? पेरीमीटर की यूनिट होती है हमारी सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या है? लंबाई का जोड़ है। अब अगर हमारे पास जो फिगर है वो रेक्टेंगल हो जाए, तो रेक्टेंगल में मान लिया इसकी लंबाई है हमारे पास, नाप लेते हैं कितनी है भाई लंबाई है इसकी 5 और चौड़ाई है 3। तो ये हमारे पास क्या है? स्क्वायर है 5 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर का। इसमें 1-1 सेंटीमीटर के खाने कितने बनेंगे? जैसे अभी हम ऊपर बनाए तो आप बना के देखोगे तो 15 ही बनेंगे। तो अगर हमारे पास हम इस लंबाई को L कह दें और इसको B कह दें, तो इसकी पेरीमीटर, ये सब आपने छोटी क्लास में 5वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, उसी चीज़ को हम रिवाइज कर रहे हैं, यानी आयत की परिमाप का फॉर्मूला तुम सबको याद है कि 2L + B होता है। 2L + B होता है। क्यों होता है भाई? ये L हो गई, ये B हो गई, और ये भी L हो गई। तो L और L 2 बार आ गई 2L, और B भी 2 बार आ गई 2B। तो 2L + 2B बराबर कितना हो गया? 2L + B है। 2L + B होता है इसका फॉर्मूला, हम कहते हैं। क्यों आया? ये भी बात समझ में आ गई होगी क्यों होता है भाई। ऐसे ही एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी आयत का क्षेत्रफल, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? L × B। क्यों होता है? अगर इसमें 1-1 सेंटीमीटर स्क्वायर के खाने बनाओगे तो ये इनके दोनों के गुणनफल के बराबर ही बनाएंगे। इसमें इस फिगर में बनाओगे तो 15 बनेंगे 1-1 सेंटीमीटर के जो खाने बनाएंगे। क्लियर होगी बात नहीं? तो चलिए, अब तीसरी फिगर है हमारे पास ट्रायंगल। क्या है ये फिगर? ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में भाई ये स्क्वायर 1-1 सेंटीमीटर के बनाना मुश्किल काम है। अगर हम इसे ग्राफ पे बनाएं और गिनें तो कुछ पूरे बनाएंगे, कुछ अधूरे रह जाएंगे। लेकिन अगर ये साइड हमारी B है, ये साइड A है और ये साइड C है, ठीक है, तो यहाँ पे पेरीमीटर निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल भाई, ये तो A + B + C हो गई त्रिभुज की परिमाप। परिमाप का मतलब होता है वह रास्ता जो उसकी बाउंड्री को पूरा चलने पर कवर करना पड़ेगा। तो त्रिभुज की परिमाप A + B + C हो गई है। तो अब इसमें एरिया हम कैसे निकालेंगे, हम अगली क्लासों में पढ़ेंगे, 9th में पढ़ेंगे कि ये आया कैसे। यहाँ हम केवल एक फॉर्मूला याद कर लेते हैं कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो होता है 1/2 B × H। H क्या होता है कि ये जो भुजा है, इस भुजा पर, इस साइड पर अगर हम अपोजिट वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर डालें, यानी सामने से एक लंब डालें, तो इस लंब की लंबाई, लेंथ ऑफ दी एल्टीट्यूड को हम कहते हैं H। तो अगर ये क्या है? B और ये H है, तो इसका एरिया 1/2 BH होगा, ठीक है। इस कैसे आया ये बात अभी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल ये मान लेते हैं कि भाई इसका एरिया 1/2 BH होता है। 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, आप सब बच्चों ने पिछली क्लास में पढ़ रखा था। ऐसे ही एक फिगर है, ये क्या दिखाई दे रही है? ये फिगर, इस तरह की जो फिगर है इसका नाम होता है समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम तुमने ये चित्र देखा होगा कि आमने सामने की भुजाएं इसमें समांतर होती हैं और बराबर भी होती हैं। ये A तो ये भी A, ये B तो ये भी B। तो इसका चित्र का क्या नाम है? समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। तो अगर हम इसकी पेरीमीटर देखें तो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि समांतर चतुर्भुज की परिमाप क्या होगी? परिमाप भाई ये भी
ये ए है साइड, ये बी है, या एल होती तो एल कह सकते थे हम इसे 2a+b, दोनों साइडों का जो 2a+2b 2a+b। अब क्या इसका एरिया a इंटू बी होगा? नहीं, इसका एरिया a इंटू बी नहीं होगा। इसका एरिया ये बेस है और इस पर जो हमने भुजा खींची, इस पर जो हमने परपेंडिकुलर खींचा, उसके गुणनफल के बराबर होगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम को हम ऐसे शॉर्ट में ऐसे बराबर के निशान से डिनोट कर देते हैं, पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये होता है आधार गुणा में शीर्षलंब। अंग्रेजी में हम कह देंगे बेस मल्टीप्लाई बाई एच, बेस मल्टीप्लाई बाई एल्टीट्यूड, या हम इसको लिख देते हैं बी गुणा में एच। अब जरा अगली फिगर देख लेते हैं कि अगर मान लिया हमारा क्वाड्रिलेटरल ना समांतर चतुर्भुज है ना आयत है, अगर हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, और ना तो वो समांतर चतुर्भुज है ना ही आयत है, तो उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे कि मान लिया इसका हमने एक विकर्ण मिला दिया, ये क्या मिला दिया? इसका डायगोनल मिला दिया, जिसकी लंबाई क्या है? डी है, यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई डी है, और इस डी पर हमने क्या डाल दिया? एक परपेंडिकुलर यहाँ से डाल दिया, इसकी लंबाई h1 कह दी, और इस वाले से हमने एक परपेंडिकुलर यहाँ पर खींच दिया, परपेंडिकुलर खींच दिया, तो इसकी लंबाई हो गई h2, ठीक है। और ये जो पूरी लंबाई है इसकी डायगोनल की, ये हमने d कह दी। तो भाई इसकी पेरीमीटर तो वही होगी इसकी साइड का सम। अब हम क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, हिंदी में हम कहेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब ये देख रहे हो आप कि दो ट्रायंगल से मिलके बन गया, एक ट्रायंगल ये वाला है और एक ट्रायंगल ये वाला है। तो ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया क्या हो गया? 1/2 डी गुणा में h1 प्लस 1/2 डी गुणा में h2। अब 1/2 डी कॉमन आ गया और ये आ गया h1 प्लस h2, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया किसका? चतुर्भुज के क्षेत्रफल का, कोई भी चतुर्भुज हो। अब चतुर्भुज में एक फिगर हमारे पास और आ जाती है जिसको हम कहते हैं ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है भाई? याद है ट्रेपीजियम क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि ट्रेपीजियम होता क्या है। हिंदी में इसे कहते हैं समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज पहले होता क्या है ये समझ लें। इसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। भाई ये साइड इसके पैरेलल है, मान लिया इसकी लंबाई b है और इसकी लंबाई a है, ये दोनों कैसे हैं? समांतर हैं। इसमें क्या है, जैसे a b c d नाम दे दिया मैंने, तो यहाँ पे क्या है समलंब चतुर्भुज क्या होता है कि a b c d के समांतर है। चाहे ऐसा भी हो सकता था समलंब चतुर्भुज, ये जरूरी नहीं कि ये ही साइड हो, ऐसे भी अगर चतुर्भुज बनता है, मान लिया ये इस तरह से बना दें हम, ठीक है, और इसमें ये साइड पैरेलल है, मान लिया ये हमने इसे नाम दे दिया पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। तो यहाँ पे पी क्यू पैरेलल टू पी एस पैरेलल टू क्यू आर, पी एस पैरेलल टू क्यू आर, पी एस और क्यू आर दोनों पैरेलल हैं। तो ये भी क्या है? समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज होने के लिए जरूरी है कि इसकी अपोजिट साइड का वन पेयर क्या होना चाहिए? पैरेलल। अब ये साइड A है, ये साइड B है, पैरेलल साइड में, और इन पैरेलल साइड्स के बीच की दूरी अगर h है, पैरेलल साइड्स के बीच की दूरी कितनी है? h है। तो ये होगी डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। तो इसका जो एरिया आएगा वो इसका एरिया आएगा 1/2 a प्लस b इंटू में h,
या हम मान लिया इसे B1 कह देते और इसको B2 कह देते हैं, तो हमारा हो जाता 1/2 B1 प्लस B2 इंटू में H, यानी समांतर भुजाओं का योगफल। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा? समांतर भुजाओं का योगफल गुणा में उनके बीच की दूरी। ऐसे ही एक फिगर, ये 7वें फिगर हमें दिखाई दे रही है, ये है एक रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रोम्बस, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो भाई अगर ये साइड हमारी A है तो सारी साइड A होंगी और A मल्टीप्लाई बाई H है। एक तो तरीका ये हो सकता है कि A एल्टीट्यूड को हमने H से मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरा एक और हमारे पास गुण है कि जो समचतुर्भुज होता है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 पे काटते हैं। समचतुर्भुज के डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं? 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं, इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और मान लिया इस डायगोनल की जो लंबाई है वो D1 है और इस वाले डायगोनल की जो लंबाई है वो D2 है, तो इसका एरिया 1/2 D1 D2 क्यों आ जाता है, जरा समझ लीजिए। 1/2 D1 D2 इसलिए आ जाता है कि देखो ये 2 त्रिभुज बन गए, एक त्रिभुज ये हो गया और दूसरा त्रिभुज ये हो गया। इस त्रिभुज का एरिया हो गया 1/2, मान लिया इसका नाम ABCD है और ये क्या है? ट्रेपीजियम है। तो यहाँ पे ABD का एरिया कितना हो गया? 1/2, मान लिया O पे काट रहे हैं, 1/2 BD इंटू में AO, और इसका एरिया 1/2 BD इंटू में OC। ऐसे हो गया कि नहीं? अब हम कॉमन ले लें इसमें से क्या? BD, तो ये हमारे पास आ गया AO प्लस OC, क्योंकि ये दोनों क्या हैं? ट्रायंगल हैं। और AO प्लस OC क्या हो गया? AC, यानी 1/2 BD गुणा में AC। ये क्या हो गया? एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस का जो क्षेत्रफल है वो क्या आ गया? इनके विकर्णों का गुणनफल। तो ऐसे भी हम कह सकते हैं, ये प्रूफ भी हमने बता दिया। और ये फॉर्मूला तो सबको याद है कि जो व्रत होता है, व्रत भूखा रहने वाला नहीं, सर्कल, वो उपवास नहीं, हम बात कर रहे हैं सर्किल की। तो सर्किल का एरिया कितना होता है? एरिया ऑफ सर्किल, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल πr² हो जाता है। पाई यहाँ पे लगभग 22/7 के बराबर होता है, या कई प्रश्नों में हमें 3.14 भी दे रखा होता है। ये बात आपने पिछली क्लास में पढ़ी थी कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr², और इसकी परिधि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल यानी वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि कितनी होती है? वो होती है 2πr। तो 2 फॉर्मूले ये भी हैं हमारे पास, वृत्त की परिधि के 2πr होती है। अगर ये बात आपने ध्यान से समझ ली होगी तो आपके लिए जो एक्सरसाइज 11.1 है ये बड़ी ही आसान रहने वाली है। तो अब चर्चा करते हैं जरा एक्सरसाइज 11.1 की। तो 11.1 का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या करवाना चाहता है, ये हिंदी अंग्रेजी दोनों में, जरा इसका अर्थ समझ लेते हैं। A square and a rectangle filled with measurements as given in the figure have same perimeter. Which field has a larger area? सवाल क्या कह रहा है कि जैसा कि संलग्न आकृति में दिखाया गया है, एक आयताकार और एक वर्गाकार खेत की माप दिए हुए हैं। यदि उनकी परिमाप समान है तो किस क्षेत्र का
किस खेत का क्षेत्रफल अधिक होगा, ये इनकी है। इसकी दो फिगर हमें दे रखी हैं। ये क्या है कि एक स्क्वायर है और दूसरा क्या है, रेक्टेंगल है। अब ये कह रहा है कि इन दोनों का क्या बराबर है, पेरीमीटर बराबर है, हैव द सेम पेरीमीटर। दोनों की पेरीमीटर अगर बराबर है तो इनके क्षेत्रफल में से किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है, ये भी निकाल देंगे हम। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन। तो दो फिगर दे रखी हैं। पहली फिगर दे रखी है एक स्क्वायर, स्क्वायर बना दिया हमने। ये एक स्क्वायर है हमारे पास और एक है रेक्टेंगल। और सवाल क्या बोलता है कि भाई इनकी पेरीमीटर बराबर है, यानी इनकी हम बाउंड्री पे टहलें चलें तो हमको बराबर दूरी तय करनी पड़ती है। तो बताइए इनके क्षेत्रफल में का क्या हिसाब किताब है, ये हमको बताना है। तो इसकी जो भुजा दे रखी है वर्ग की, ये है हमारे पास वर्ग और वो है 60 मीटर। और जो आयत है, आयत की केवल हमें लंबाई दे रखी है 80 मीटर। ठीक है, तो ये क्या है, स्क्वायर है और ये आयत यानी कि ये है रेक्टेंगल। हम दोनों हिंदी और इंग्लिश में चर्चा कर रहे हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने में तो कोई दिक्कत है नहीं, इसलिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, या हिंदी में कहें कि वर्ग की परिमाप। अभी हमने क्या फॉर्मूला लिखा था, 4a, यानी 4 गुणा में 60, और ये आ गई हमारे पास 240 मीटर आ गई कि नहीं। और एरिया ऑफ स्क्वायर निकालें भाई, तो एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल, ये वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा, ए का वर्ग होता है कि नहीं। अभी हमने a इंटू ए यानी 60 गुणा में 60, तो ये आ गया 3600 मीटर स्क्वायर। 3600 मीटर स्क्वायर हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। अब ये आयत जो है, इस आयत की परिमाप हमें काय के बराबर दे रखी है, वर्ग की परिमाप के बराबर दे रखी है सवाल में, है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यानी हमें क्या दे रखा है कि जो आयत की परिमाप है वो किसके बराबर है, वर्ग की परिमाप के बराबर है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये दोनों हमें क्या दे रखी हैं, बराबर दे रखी हैं। तो आयत की परिमाप का हमने फॉर्मूला अभी लिखा था, ये होता है 2l प्लस बी, 2l प्लस बी। और इसकी परिमाप हमने अभी निकाल ली, स्क्वायर की पेरीमीटर हमने निकाल ली। कितनी लिख रही है, ये लिख रही है 240 वर्ग की परिमाप, हाँ। वर्ग की परिमाप कितनी लिख रही है, 240 लिख रही है भाई। और ये जो आयत था, आयत की लंबाई कितनी है, आयत की लंबाई है 80 मीटर। तो अगर हम यहाँ पे 2 और l की जगह पे 80 लगा दिया, 80 प्लस b बराबर 240 हो गया। अब 2 से भाग चला गया इसमें, तो ये हो गया 80 प्लस b। जब हमने अभी इक्वेशन वाले चैप्टर में सीखा था ना कि ये संख्या इधर से इधर आएगी तो इसका इसमें क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ये आ गया 120। और जब ये इधर से इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, समीकरण हल करना सबने वो वीडियो देखी रखी होगी। तो 120 में से 80 घटाएंगे, ये आ गई हमारे पास 40 मीटर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी आयत की परिमाप, परिमाप नहीं क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया, l इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई।
अब एल है हमारे पास 80 और चौड़ाई आ गई 40, 8 चौके 3200 मीटर स्क्वायर। तो 3200 मीटर स्क्वायर हो गया आयत का क्षेत्रफल और 3600 मीटर स्क्वायर हो गया किसका क्षेत्रफल? वर्ग का क्षेत्रफल। तो किसका क्षेत्रफल ज़्यादा दिखाई दे रहा है? भाई वर्ग का क्षेत्रफल। ये हमारे पास यहाँ पे हो गया 3600 मीटर स्क्वायर और ये आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया? 3200 मीटर स्क्वायर। तो किसका ज़्यादा हो गया? इसलिए एरिया ऑफ स्क्वायर is more than area of क्या? रेक्टेंगल बाई, यानी इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से अधिक है बराबर। ये निकालना भाई कितना ज़्यादा है। तो अब क्या करेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ रेक्टेंगल घटा दिया, यानी कि वर्ग के क्षेत्रफल में से जो कितना था वर्ग का क्षेत्रफल 3600 और इसमें से 3200 घटा दिया, तो यानी 400 मीटर स्क्वायर। कितना ज़्यादा हो गया? ये 400 मीटर स्क्वायर ज़्यादा हो गया। यही हमको इसमें निकालना था। अब जरा एक सवाल और कर लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है समझ लेते हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। तो क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 11.1 देखिए क्या कहता है कि मिस्टर कौशिक हैज ए स्क्वायर प्लॉट। मिस्टर कौशिक के पास एक वर्गाकार प्लॉट है विद द मेजरमेंट शोन इन द फिगर, जिसकी नाप हमें चित्र में दे रखी है। सी वांट्स टू कंस्ट्रक्ट ए हाउस इन द मिडिल ऑफ द प्लॉट। वह उसके बीच में क्या बनाना चाह रहा है? घर बनाना चाह रहा है। मिसेज कौशिक क्या बनाना चाह रही हैं? घर बनाना चाह रही हैं। एक गार्डन इज डेवलप्ड और उसके चारों ओर उन्होंने क्या लगा दिया? गार्डन लगा दिया। अराउंड द हाउस, घर के चारों ओर क्या बना दिया? गार्डन लगा दिया। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ 55 पर मीटर स्क्वायर। तो भाई चारों ओर जो गार्डन बनाने का खर्चा है 55 मीटर स्क्वायर का है पर मीटर स्क्वायर। तो इस हिसाब से उसका जो है खर्चा ज्ञात कीजिए। तो अभी जब हम बता रहे थे कि भाई जब हम खर्चा निकालते हैं किसी चीज़ का तो हमें क्या निकालना पड़ता है? जैसे कि भाई हमें सफ़ेदी करवानी है पर स्क्वायर मीटर का उसका खर्चा, या जैसे कि जो है गार्डन लगाना है अब इसमें, तो इसका जो खर्चा है क्या है? 55 पर मीटर स्क्वायर में है। तो 55 मीटर प्रति वर्ग गज की दर से खर्चा हमें निकालना है। तो चलिए निकालते हैं भाई। पहले एरिया निकालना पड़ेगा किसका? उस हिस्से का जिसमें गार्डन लगा हुआ है। तो जरा चित्र देख लेते हैं। इसका चित्र है कैसा कि ये क्या बनाया उसने? ये उसके पास कैसा प्लॉट था? स्क्वायर प्लॉट था। और उस स्क्वायर प्लॉट की जो साइड थी वो कितनी थी? 25 मीटर। और इसके अंदर इसने 20 बाई 15 का क्या बना दिया? घर बना दिया। ये 20 मीटर लंबा 15 मीटर चौड़ा घर बना दिया। बाकी के हिस्से में क्या लगा दिया? ये गार्डन लगा दिया। और इस गार्डन को लगाने का जो खर्चा है वो 55 पर मीटर स्क्वायर है। तो बताइए कि कितने पैसे उसको गार्डन लगाने में खर्च करने पड़ेंगे। तो चलिए जरा इसका चित्र को समझते हुए और सवाल को कर देते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन, भाई उसके पास प्लॉट कैसा है? स्क्वायर है। चलो हमने एक स्क्वायर खींच दिया यहाँ। ये स्क्वायर जो प्लॉट है इसकी साइड हमें दे रखी है 25 मीटर, ठीक है। और इसके अंदर जो घर बनना है स्क्वायर रेक्टेंगल के साइज का।
और इस रेक्टेंगल की जो डायमेंशन है वो है 20 मीटर बाई 15 मीटर, यानी ये 20 मीटर है और ये 15 मीटर है इसकी चौड़ाई। और ये जो प्लॉट है 25 का स्क्वायर। अब इस हिस्से में क्या लगना है, बाग लगना है, गार्डन लगना है, और इसमें 55 प्रति वर्ग मीटर की दर से क्या निकालना है, इसका खर्चा निकालना है। तो यानी प्लॉट का क्षेत्रफल पहले हम क्या निकाल दें, एरिया ऑफ प्लॉट, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, हिंदी में क्या लिख देंगे, वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल। ये प्लॉट था, क्या फॉर्मूला लगेगा, L इंटू बी, नहीं स्क्वायर है तो क्या लगेगा, A इंटू ए, यानी ये आ गया 25 गुणा में 25, दैट इज 625 मीटर स्क्वायर। इतना हो गया कि नहीं। अब क्या करना है, अब करना ये है कि इसको अंदर क्या बन गया, मकान, मकान में तो गार्डन नहीं बनेगा, तो एरिया ऑफ हाउस, यानी मकान का क्षेत्रफल, यहाँ पे मकान बन गया वो कैसा है, आयताकार है, तो उसका क्षेत्रफल होगा L इंटू बी, और L है हमारे पास इसकी 20 और चौड़ाई है 15, तो ये हो गया 300 मीटर वर्ग। ठीक है कि नहीं। तो इसलिए एरिया ऑफ गार्डन क्या आया, एरिया ऑफ गार्डन है, यानी गार्डन का क्षेत्रफल, गार्डन का क्षेत्रफल क्या आ गया भाई, इसमें से एरिया ऑफ प्लॉट में से क्या घटा दिया, माइनस एरिया ऑफ हाउस घटा दिया, तो ये आ गया हमारे पास 625 में से 300 घटा दिया, तो भाई 325 मीटर स्क्वायर में उसने क्या लगाया, बाग लग गया, 325 स्क्वायर मीटर में उसने गार्डन बना दिया। इसलिए कॉस्ट ऑफ क्या पूछा है, कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन, कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन, यानी गार्डन लगाने की कुल कीमत है। कीमत कितनी बन गई भाई, ये 325 क्षेत्रफल, एरिया और इनटू में रेट, भाई एरिया को उसका जो रेट है उससे मल्टीप्लाई कर दें, तो 325 एरिया है और रेट कितना है 55 स्क्वायर मीटर। अब जरा इसका गुणा कर दीजिए, 325 को 55 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 325 से भाई 55 से हमने गुणा कर दिया, 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 हासिल 1, 5 किया 15 और 1 16, और ये 5 2 6 1, यहाँ 0 लगाना चाहिए, चलो काटे के बजाय 0 लगा देते हैं, ये 5 5 और 2 7, 6 और 2 8, 6 और 1 7, तो कितने खर्चे हो गया उसका 17,875, यानी कुल जो खर्च आएगा वो 17,875 रुपये का खर्च आएगा, इतने रुपी हैं, इतने रुपी। तो इसलिए व्यय हैं जो खर्चा आया इस बाग को लगाने में वो कितना आ गया 17,875। ठीक है, अब बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे, मिलते हैं, धन्यवाद।